बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज मैं बात करूंगी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के बारे में। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम या डीएनएस क्या होता है, इसकी क्या वजूहात है, यानी कि नाक की हड्डी का टेढ़ापन। नाक की हड्डी का टेढ़ापन पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है और बाद में किसी ट्रॉमा या किसी खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की सूरत में भी नाक की हड्डी जो है उसके अंदर टेढ़ापन आ सकता है। इसकी क्या वजूहात है, क्या अलामात हैं और किस तरह से मेडिकली इसको मैनेज किया जाता है, ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है। तो जनाब, डीएनएस बेसिकली डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहलाता है, यानी कि हमारी नाक की जो हड्डी है इसकी हड्डी का टेढ़ा हो जाना। नाक की हड्डी के दो पार्ट्स होते हैं, जो कि एक बोनी पार्ट है जो कि ऊपर वाला हिस्सा है और एक जो सामने का हिस्सा है जिसको कार्टिलेज या कार्टिलेजनस पार्ट कहा जाता है। ये दोनों ही सूरतों में इसका टेढ़ापन आ सकता है और कई मरीज़ों में ये दोनों जो हिस्से हैं ये मुतासिर हो सकते हैं और ये टेढ़े हो सकते हैं। इसकी बहुत सारी कॉस्मेटिक इम्प्लिकेशंस भी हैं, यानी कि कुछ लोगों में इसकी अलामात होती हैं जो कि काफ़ी तकलीफ देह होती हैं और उस सूरत में इसको रेक्टिफाई करना, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है मेडिकली। और कुछ लोगों में ये कॉस्मेटिकली, यानी कि कुछ पेशेंट्स जो है वो महसूस करते हैं कि जी देखने में वो नाक की जो टेढ़ी हड्डी है वो अच्छी महसूस नहीं होती, तो इसलिए उनको वो जो है वो सर्जरी करवाना चाहते हैं। तो दोनों ही सूरतों में हमें ज़रूरत होती है डॉक्टर को कंसल्ट करने की। और कुछ अलामात जो कि नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से आती है वो भी हम इसकी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जनाब, नाक की हड्डी टेढ़ी क्यों होती है? एक तो इसके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चों में ये पैदाइशी तौर पर भी टेढ़ी हो सकती है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि थंब सकिंग बचपन में करते हैं, यानी कि अंगूठा चूसने की जिन बच्चों में आदत होती है उनका जो हमारा तालू होता है या जो पैलेट होता है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है और उसकी वजह से जो नाक की हड्डी होती है उसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है और ये फिर बहुत सारी अलामात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अलामात हैं वो नाक का बंद हो जाना या नाक में सांस लेने में दुश्वारी होना बहुत कॉमन है, यानी कि पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि नाक की एक साइड या दोनों साइड पे उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी नाक जो है वो बंद रहती है। फिर एलर्जी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, यानी कि पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ होती है नाक के अंदर और फिर स्मेल की जो एक सेंसेशन है वो चली जाती है, यानी कि उसको खुशबू वगैरह महसूस नहीं होती। फिर जब नाक बंद होती है तो डेफिनेटली, क्योंकि नाक ऐसा हमारा एक ऑर्गन है जो कि मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से तख्लीक किया है कि ये जो भी डस्ट वगैरह होती है और हवा के अंदर जब हम सांस के लिए जो ऑक्सीजन के लिए जो हवा हमारी नाक के ज़रिए हमारे सांस के नालियों में जा रही होती है वो नाक के ज़रिए फ़िल्टर होती है। और नाक के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे केमिकल्स और ऐसे कुछ अज्जा रखे हैं जो कि हवा को या एयर को फ़िल्टर करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। तो जब भी नाक की हड्डी का टेढ़ापन होगा या ये डीएनएस का मसला जिन लोगों में होगा उनको सांस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी और डेफिनेटली फिर उनको एलर्जी की सिम्टम्स आएंगे, नाक बहना, नाक से पानी आना और छींकें आना, ये जो है अलामात हो सकती हैं। और नाक बच्चों में ख़ास तौर पर बंद हो जाती है, तो इस किस्म की अलामात जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा साइनसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, साइनोसाइटिस हो सकता है, यानी कि जो साइनस है उसका वर्म या उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं। और फिर रेशा जो है वो पीछे आपके गले में गिरता है और ये बहुत सारी तकलीफ़ का बायस बन सकती है और काफ़ी सारी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जो है वो पेशेंट को आ सकते हैं और रात को सोते में भी जो है उसको नाक बंद होने की तकलीफ़ होती है और हराटे या स्नोरिंग जो है वो शिकायत भी हो सकती है पेशेंट्स में। अगर ये अलामात डीएनएस के बाद पेशेंट में आएँ तो फिर ज़रूरत होती है कि उसको रेक्टिफाई किया जाए, नाक की हड्डी का टेढ़ापन जो है उसको ठीक किया जाए। ठीक करने के लिए आजकल बहुत आसान टेक्निक्स अवेलेबल हैं। हम एंडोस्कोपी के ज़रिए या कैमरे की मदद से जो है नाक की हड्डी को ठीक किया जा सकता है, यानी कि जो दूरबीन के ज़रिए उसको जब रेक्टिफाई करते हैं तो बहुत आसानी से बगैर कोई कट लगाए, बगैर कोई चीरा दिए नाक की हड्डी को ठीक किया जा सकता है। फिर कुछ मरीज़ों में जिनमें
इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। उनमें सेप्टोप्लास्टी या जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उसके ज़रिए नाक की हड्डी को ठीक किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है और पेशेंट बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर इससे रिकवर कर देता है और फिर उसके तमाम सिम्टम्स जो हैं वो रिलीव हो जाती हैं या जो तकलीफ़ उसको हो रही होती है वो ठीक हो जाती हैं। अब अक्सर ट्रॉमा वगैरह के बाद या एक्सीडेंट्स के या बच्चे गिरते हैं बचपन में तो उसमें नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाती है। अगर अपेरेंटली अभी नज़र आए, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर अगर आपको जो DNS है वो नज़र आ रहा है या अगर आपको अलामात महसूस होती हैं तो फिर इसका मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट के ज़रिए इसको डायग्नोस किया जा सकता है और किसी भी मुस्तैद ENT डॉक्टर को, ENT सर्जन को आप ज़रूर अप्रोच कीजिए ताकि आप बर वक्त जो है इसका इलाज करवा सकें। और जो बच्चे होते हैं उनमें 17 साल की उम्र के बाद इसकी सर्जरी जो है वो मुनासिब है और जब 17 ईयर्स के एज को पहुंच जाए, यानी कि एडल्ट एज में हो जाएं तो फिर उनकी सर्जरी करवाना बेहतर होता है। तो इस तरह से आप अगर आप समझते हैं कि DNS की प्रॉब्लम है या कोई इस किस्म की अलामात आपके अंदर आ रही हैं तो आप अपने किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से रुजू करके DNS को ठीक करवा सकते हैं। आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दुआ में डॉक्टर मुनज़्ज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।